गुड मॉर्निंग। बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं, एंजाइम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को समझेंगे हम कि एंजाइम कैसे अपना रोल प्ले करता है कैटलिस्ट के रूप। ठीक है, कैसे सबस्ट्रेट रिएक्शन करते हैं। पहले मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, एक स्केच बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा। बच्चों ये एक स्केच है, मैं आपको एंजाइम की एक्टिविटी समझाने के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना। इस स्केच में ये तो है वाई एक्सिस, ये तो क्या है वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये पोटेंशियल एनर्जी को और ये रिएक्शन रेट को शो कर रहा है। अब होता क्या है बच्चों कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो सबस्ट्रेट है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं आपस में और धीरे धीरे रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होती है। क्लियर होगी बात? लेकिन एक स्टेट ऐसे आती है जहां से सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो वो जो स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट को पार करना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो जैसे ही वो ट्रांजिशन स्टेट को पार करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों इस ट्रांजिशन स्टेट को पार करने के लिए सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं और अपनी ट्रांजिशन स्टेट को पार करने के लिए उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब यहाँ एक ग्राफ देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है ये यहाँ तक जा रहा है और ये यहाँ से सबस्ट्रेट स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला जो ग्राफ बनाया है ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए विदाउट एंजाइम।
कि जब किसी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, एंजाइम नहीं डालते हैं, तब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तब ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस होती है और प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एंजाइम को ऐड कर देते हैं, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो जो दूसरा ग्राफ है वो नीचे है थोड़ा। तो यहाँ पर कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कवर अप हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, पार हो जाती है, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी करता है, एंजाइम अपने रोल को प्ले करता है। एंजाइम के जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, उन एक्टिव साइट्स के अंदर जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है फिट हो जाते हैं, फिर एंजाइम उनके केमिकल बॉन्ड को चेंज कर देता है और उनको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर होगी बात आपको की? तो ये बच्चों ग्राफ देखिए आप, है ना। क्लियर है सबके? ठीक है। एक बार हैंड रेज कर दो अगर ये टॉपिक क्लियर है आपके, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है, आ सकता है। एक बार हैंड रेज कर दो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया आपके। चलो ठीक है बेटा। ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों एंजाइम का टॉपिक जो है 11th क्लास में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट लेते हैं हम पीएच, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड वन इज द concentration of the substrate, concentration of substrate, concentration of substrate, एंड फोर्थ लेते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे अपन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना। अब इसको सबसे पहले हम एक नंबर पर लेते हैं पीएच को, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में। सेकंड हम लेते हैं टेम्परेचर।
बच्चों यहाँ पर मैंने दो स्केच बनाए हैं। सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। बच्चों मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो एंजाइम जो है वो प्रोटीनस होते हैं बाय नेचर, और लो टेम्परेचर के ऊपर ये इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाते हैं, इनकी बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑप्टिमम लेवल है वो क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर पीएच है, सेकंड लेते हैं टेम्परेचर, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, और फोर्थ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबसे पहले लेते हैं पीएच। बच्चों आपको पता है पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। जो 7 पीएच होती है वो न्यूट्रल शो करता है कि न्यूट्रल है, पानी की पीएच 7 होती है। 7 से नीचे जिसकी पीएच होती है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। जैसे जैसे नीचे जाती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है, और 7 से ऊपर जो है बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी केमिकल का। ठीक है ना, तो बच्चों शुरुआत में जब पीएच कम होती है तब भी रिएक्शन रेट कम होती है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन की रेट है, एंजाइम की जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम रहती है। जैसे जैसे पीएच रेज होती है और पीएच आगे बढ़ती है तो जो न्यूट्रल पीएच है 7 पीएच, उसके ऊपर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, और फिर जैसे ही 7 से पीएच आगे बढ़ती है, 8 9 10 बढ़ती, एल्केलिनिटी बढ़ती चली जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो एंजाइम की जो बेटा एक्टिविटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब पीएच कम होती है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी लो होती है। जैसे जैसे पीएच न्यूट्रल की ओर जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे पीएच की रेंज बेसिक नेचर की ओर जाती है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सिंपल है बच्चों। सेकंड लेते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म 27 डिग्री जो टेम्परेचर है ना उस पर बेस्ट सर्वाइव करता है। एंजाइम भी 27 डिग्री पर अपनी बेस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? और ये टेम्परेचर सभी के लिए फेवरेबल है। यही कारण है कि इस टेम्परेचर पर 27 या 30 डिग्री पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ज्यादा राइज हो जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, उसी से हमें बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम एंजाइम की एक्टिविटी को देखते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल आता है तब एंजाइम की एक्टिविटी टॉप लेवल पर होती है। ठीक है, फिर जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के क्रॉस जाता है और उससे और आगे बढ़ता है 35 40 और उससे आगे, तो फिर क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और कम हो जाती है। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इसके लिए भी मैं एक स्केच बनाता हूं। थर्ड लेते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। बच्चों देखिए क्या होता है कि अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एंजाइम एज ए कैटालिस्ट रोल प्ले करता है। तो एंजाइम अनअफेक्टेड रहता है कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर एंजाइम रिलीज हो जाता है। अब एंजाइम अवेलेबल रहता है दूसरे किसी और सबस्ट्रेट के लिए, तो इसीलिए एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं या निकलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। नेक्स्ट लेते हैं कि बच्चों नेचुरल सी बात है कि जब रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो क्या होता है कि शुरुआत में जब सबस्ट्रेट की रिएक्शन होना शुरू होती है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो धीरे धीरे क्या होता है
कि जो रिएक्शन की रेट है, जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद में क्योंकि सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्शन करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे एंजाइम के साथ में, और उनका ज्यादा ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट का कन्वर्जन होगा, तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन जब जो एंजाइम अवेलेबल है उससे अगर ज्यादा मात्रा में एक टाइम के बाद में जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी, सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ने पर भी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर भी जो रेट है वो बढ़ती नहीं है। एंजाइम समझ में आ गई बात आपके। तो शुरुआत में जब सबस्ट्रेट ज्यादा होता है तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम के बाद में जो रिएक्शन की रेट है, जो वेलोसिटी है, वो स्टेबल हो जाती है और एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है, क्योंकि अब एंजाइम अवेलेबल नहीं है, सबस्ट्रेट चाहे कितने भी बढ़ा दो अब वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर शुरुआत में जो है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और रिएक्शन रेट बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद में रिएक्शन की रेट स्टेबल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है बेटा। ये हो गया। फोर्थ लेते हैं हम, फोर्थ लेते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हाँ बच्चों देखिए इधर, कई बार क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है या कोई केमिकल है जिसके ऊपर एंजाइम की पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी होती है। सॉरी बच्चों, जब किसी सबस्ट्रेट, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सबस्ट्रेट के ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी होती है, तो कई बार क्या होता है कि उस सबस्ट्रेट के सिमिलर, उस सबस्ट्रेट का सिमिलर कोई दूसरा केमिकल भी अगर रिएक्शन में अवेलेबल होता है तो वो उससे compete करता है। क्या करता है? compete करता है। क्लियर होगी बात। जैसे कि एक रिएक्शन के अंदर जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये रिएक्शन करता है जनरली सक्सीनेट के ऊपर, लेकिन जो मेलोनेट है वो सिमिलैरिटी शो करता है सक्सीनेट के साथ में। तो जब रिएक्शन के अंदर अगर मेलोनेट प्रेजेंट होता है तो ये मेलोनेट क्या करता है, सक्सीनेट को जुड़ने नहीं देता एंजाइम के साथ और खुद वहां पर फिट हो जाता है एक्टिव साइट के अंदर। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। यहाँ पर मेलोनेट ने सक्सीनेट के साथ में कॉम्पिटिशन किया और उसको ना जुड़ने देकर खुद वहां पर जुड़ गया एंजाइम के साथ में और खुद कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और यहाँ पर मेलोनेट क्या है बच्चों? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्लियर होगी बात आपकी। तो ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है जिस पर रिएक्शन होनी चाहिए वो उस पर हो नहीं पाती और किसी और केमिकल या सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बच्चों 4 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लॉक एंड की थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप साथ साथ में, शॉर्ट में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपिक है लॉक एंड की थ्योरी। कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, इसको समझाता हूं मैं।
ये जो आप नोट करिए बच्चों, मेरे साथ में नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा अगर ठीक है ना, अगर इसके नोट्स बनाए मैंने तो मैं सेंड करूंगा, है ना। बाकी आप इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी बुक से रीड कीजिए और ये थ्योरी नोट कर लीजिए, नेम और साइंटिस्ट का नेम नोट कर लीजिए। सिंपल सी थ्योरी है, इसे हम हिंदी में ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं। और इट वाज गिवन बाय एमिल फिशर। बेटा किसने नोट किया, किसने दिया इसको? एमिल फिशर ने दिया। किसने दिया बेटा? एमिल फिशर ने। याद कर लो ये, आगे हायर क्लास कंपटीशन एग्जाम में आता है कि लॉक एंड की थ्योरी जो है एमिल फिशर ने दी। और इसके लिए मैं स्केच बना रहा हूँ, वो भी आप बना लीजिए। सपोज करो ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और ये बच्चों सपोज करो एंजाइम है, ठीक है। ये बेटा है सबस्ट्रेट, ओके। और ये मान लो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये। और ये है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये हो गया एंजाइम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये हो गया प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चों, इस थ्योरी को एमिल फिशर ने दिया और उन्होंने बताया कि जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक की होती है, चाबी होती है, वो ताला उसी चाबी से खुलता है। आगे बात समझ में? उसी तरीके से हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। वही एंजाइम उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर एक्टिविटी करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। आगे बात समझ में? इस सिंपल सी थ्योरी को कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी और ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने एक स्केच बनाया। सपोज करो ये एंजाइम है
और ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं सपोज करो, और ये एक्टिव साइट्स हैं। ये क्या है? एक्टिव साइट्स हैं। जब रिएक्शन होती है तो ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर फिट हो जाते हैं एक्टिव साइट में, और क्या बना लेते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्लियर होगी बात आपके? अब एंजाइम क्या करता है? इन दोनों सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कर देता है, रिएक्शन कर देता है, बॉन्डिंग कर देता है, और इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। इस बॉन्डिंग की वजह से एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना? और जो प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये है एंजाइम अब प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। तो ये है बेटा प्रोडक्ट जो कि एंजाइम से रिलीज हो गया है। क्लियर हो गई बात आपके? तो जो लॉक एंड की थ्योरी है, इसमें दोनों बातें हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव, मतलब कई बार जो अलग अलग सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है उनको ये कंबाइन भी करते हैं एंजाइम, और कई बार जो एंजाइम है, जैसे कि डाइजेस्टिव रिएक्शंस में आप देखते हैं, उनके अंदर एंजाइम जो सबस्ट्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल है उनको छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में भी तोड़ता भी है। इनकी बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक भी करता है एंजाइम, और केमिकल बॉन्ड को बनाते भी है। क्लियर होगी बात आपकी? तो इस थ्योरी को हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। अब बच्चों बात करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में कि बच्चों इस चैप्टर का जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे ना। आज जितना भी होता है काफी अच्छा कवर कर लिया अपन ने। इस थ्योरी की बच्चों कुछ लाइंस आप बनाना, ठीक है? अब मैं लेता हूं कि एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम स्ट्रक्चर। बच्चों एक एंजाइम के अंदर, एक एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं। आपको ये तो पता चल ही गया कि एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। बेटा जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, दैट इज द एपो एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। इसके साथ में बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी कुछ उनके साथ में फैक्टर पाए जाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। उन्हें हम कहते हैं को फैक्टर। क्या कहते हैं? को फैक्टर। ठीक है बेटा? तो एक कंप्लीट एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम एंड को फैक्टर। जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, और जो को फैक्टर है ये ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बनाए रखता है या बढ़ाता है। क्लियर हो गई बात आपकी? और इस तरीके से तो हम डिस्कस करेंगे को फैक्टर के बारे में। जल्दी से कंप्लीट करते हैं बच्चों। को फैक्टर 3 टाइप्स के हम देखते हैं, जो है ना, टाइप्स ऑफ को फैक्टर। टाइप्स ऑफ को फैक्टर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बेटा को प्रोस्थेटिक ग्रुप, सॉरी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बच्चों? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंजाइम का के साथ में को फैक्टर के रूप में, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्लियर होगी बात? और जैसे कि जो पेरोक्सीडेज, जैसे कि पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ये एंजाइम है, कैटालेज। ठीक है बेटा? तो peroxidase and catalase are the enzymes which break the hydrogen peroxide into water molecule and oxygen molecule। क्लियर होगी बात? तो peroxidase and catalase के साथ में हीम ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीम ग्रुप पाया जाता है, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो कि क्या है बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सेकंड हम लेते हैं को एंजाइम। क्या लेते हैं बेटा हम? को एंजाइम। को एंजाइम के एग्जांपल बता दूं, NAD,
NAD, NADP, ठीक है। बच्चों देखिए को एंजाइम क्या है, को एंजाइम भी एज ए को फैक्टर एंजाइम के साथ में पाया जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है या बनाए रखता है। क्लियर हो गई बात। ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक सब्सटेंस है, जैसे कि NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये दोनों को एंजाइम के एग्जाम्पल है, ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। साथ ही साथ बच्चों को एंजाइम को एंजाइम जो है उनके साथ में वाइटामिन होते हैं। क्या होते हैं? वाइटामिन होते हैं जो उनकी एक्टिविटी को सही रखते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो NAD और NADP के साथ में वाइटामिन नियासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाइटामिन नियासिन। क्लियर होगी बात आपके। अब एक और लेते हैं बच्चों, को फैक्टर, जो कि आप केमिस्ट्री में खूब पढ़ते होंगे, मेटेलिक आयन। मेटेलिक आयन, मेटेलिक आयन की बात करूं बच्चों, जैसे कि एक एंजाइम है कार्बोक्सी, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना। तो इनकी एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? जिंक, ठीक है ना। बच्चों कई बार आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एरो होता है उसके ऊपर कुछ मेटेलिक आयन लिखे होते हैं, कॉपर, निकल या जिंक लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो जिंक है या जो मेटेलिक आयन है वो भी एक को फैक्टर के रूप में रोल प्ले करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, जिंक की प्रेजेंस में जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात आपके, क्योंकि जिंक दोनों तरफ बॉन्डिंग कर लेता है, एंजाइम के साथ भी, जो जिंक होता है एंजाइम के साथ में भी बॉन्डिंग कर लेता है और सबस्ट्रेट के साथ में भी बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि एंजाइम के साथ में जो को फैक्टर है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। को फैक्टर की एब्सेंस में, को फैक्टर की एब्सेंस में एंजाइम अपनी एक्टिविटी को सही से नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात आपके बच्चों। जो रिमेनिंग लगभग चैप्टर कवर हो चुका है, ये लगभग चैप्टर कवर हो चुका है। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है बेटा।